आज हम लोग इस वीडियो में हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ प्रेक्षण पढ़ते हैं, समझते हैं। तो वैज्ञानिक लेनार्ड, हर्ट्ज और मिलिकॉन आदि कई वैज्ञानिकों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए कई प्रयोग किए। उन्होंने विभिन्न धातुओं की प्लेटों पर विभिन्न आवृत्ति की और विभिन्न तीव्रता के प्रकाश को आपतित कर प्लेट से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर अर्थात प्रकाश विद्युत धारा और प्लेट से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के संबंध में कई परीक्षण लिए और उन परीक्षणों को लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था की। इसके लिए उन्होंने एक निर्वातित नलिका ली। ये निर्वातित नलिका है जिसमें जो धातुओं की दो प्लेटें लगी होती हैं। अगर हम इनको P1 और P2 कह लें तो दो प्लेटें P1 और P2 लगी होती हैं। इसमें एक खिड़की लगी होती है जो क्वार्ट्ज से ढकी रहती है, क्वार्ट्ज से बंद होती है, जिसके द्वारा प्रकाश इस निर्वातित नलिका में प्रवेश करता है और इस ठीक खिड़की के सामने प्लेट P1 होती है, धातु की प्लेट होती है जिस पर प्रकाश आकर आपतित होता है। अब इन प्लेटों P1 और P2 को बैटरी से जोड़कर एक कम्यूटेटर के द्वारा इनकी ध्रुवता को बदलने की व्यवस्था की। अब यहाँ पर उन्होंने इस तरह से एक कम्यूटेटर लगाया जिसमें 4 कुंजी होती हैं, 4 स्विच होते हैं। इन स्विचों के माध्यम से हम प्लेट P1 और P2 की ध्रुवता को बदल सकते हैं। इसमें एक रियोस्टेट लगाया गया जिसके द्वारा हम विभव को यानी इन P1 और P2 के बीच विभवांतर को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तो पहले हम लोग प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव देखते हैं। तीव्रता का प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। तो ये देखा गया कि जब प्रकाश किरणें प्लेट P1 पर पड़ती हैं तो P1 ऋण ध्रुव पर, अब इसमें अगर हम इसको 1-1 ये वाले दोनों कुंजी काम लगा दें तो ये प्लेट P1 जो है वो ऋण विभव पर हो जाती है, ये ऋण विभव हो जाता है और प्लेट P2 ये यहाँ से जाकर ये ऐसे आकर धन विभव पर हो जाती है, प्लेट P2 धन विभव पर हो जाती है। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हम लोग प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ती जाती है, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है और इस आधार पर जो प्रकाश विद्युत धारा का मान है वह भी बढ़ता जाता है। अब यदि हम तीव्रता को प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते जाएं तो प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब इसी प्रत्येक प्रकाश की तीव्रता के लिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ज्ञात करने के लिए उन्होंने ये देखा कि ध्रुवता को बदलकर ये वाले दोनों स्विच ऑन करके इनको ऑफ कर दिया गया तो ध्रुवता बदल जाती है। तो देखा कि जब P2 P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर होती है P2 प्लेट तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो अधिक गतिज ऊर्जा के होते हैं वो प्लेट P2 तक पहुंच जाते हैं और जो प्रकाश विद्युत धारा है वह शून्य नहीं होती, कुछ न कुछ धारा बहती रहती है। परंतु जैसे जैसे हम P2 का ऋण विभव P1 के सापेक्ष बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण रुकते जाते हैं और एक निश्चित P2 के एक निश्चित ऋण विभव पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है, अर्थात P1 से निकलने वाले अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन P2 तक नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। तो वह P2 का P1 के सापेक्ष वह ऋणात्मक विभव जब प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है तो उसे निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहा जाता है। अब चूंकि संतप्त विभव अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को रोकती है, इसलिए रोकता है। संस्तब्ध विभव P2 पर पहुंचने वाले अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को रोकता है। अतः हम अधिकतम गतिज ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। यदि P2
का विभव P1 के सापेक्ष, मान लीजिए निरोधी विभव जिसको संस्तप्त विभव यदि हम कहें V0 हो, तो P1 से निकलने वाले अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी वो E के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी E के, वो eV0 के बराबर होगी, हम लोग जानते हैं। इस तरह eV0 के बराबर होगी। अब ये देखा गया कि यदि हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ाने पर यह देखा जाता है कि V0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी संस्तप्त विभव में कोई चेंज नहीं करना पड़ता, विद्युत धारा शून्य रहती, प्रकाश विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इससे यह निष्कर्ष निकल के आता है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ये है प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ती है और इसलिए प्रकाश विद्युत धारा बढ़ती है, परंतु प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यदि हम इस अधिकतम गतिज ऊर्जा कह लें या निरोधी विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ये हो गया आपका पॉजिटिव विभवांतर, निरोधी विभव कह सकते हैं, और ये हो गया आपका नेगेटिव विभव, और ये हो गई धारा। तो ये देखा जाता है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए P2 का विभव P1 के सापेक्ष जब V0 होता है, -V0 होता है, तो इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं और कोई धारा प्राप्त नहीं होती। तो इस वोल्टेज पर कोई धारा प्राप्त नहीं होती। यदि वोल्टेज को कम करते जाएं तो धीरे धीरे धारा का मान बढ़ता जाता है और इस तरह से दौड़ करके इस तरह से धारा बढ़ती जाती है और यहाँ पर लगभग कांस्टेंट हो जाती है। जब सभी इलेक्ट्रॉन P1 से निकलने वाले जब सभी इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुँचने लगते हैं तो धारा नियत हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पर हम लिखते हैं। अब देखा गया कि यदि हम तीव्रता को बढ़ाएं तो V0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु धारा का मान बढ़ जाता है। तो तीव्रता बढ़ाने पर पहले तो V0 पर समस्त इलेक्ट्रॉन P2 द्वारा रोक दिए जाते हैं, परंतु जैसे जैसे हम लोग विभव को पॉजिटिव की ओर बढ़ाते हैं यानी नेगेटिव विभव को कम करते हैं, वैसे वैसे फिर से देखते हैं कि धारा इस तरह से फिर से बढ़ने लगती है और इस तरह से फिर यहाँ आकर लगभग कांस्टेंट हो जाती है इस तरह से। तो ये बन जाएगा, तो लगभग मान लीजिए 2I। तो इस प्रकार का P1 और P2 के बीच विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा के बीच इस तरह का ग्राफ बनता है। इन धारा I1 और I2 के लिए जो निरोधी विभव होता है वह समान होता है। तो ये विभवांतर और निरोधी विभव, ये विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ संबंध को व्यक्त करता है। अब तो याद रखना है इसमें कि P2 का वह ऋणात्मक विभव P1 के सापेक्ष जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहलाता है। और यदि निरोधी विभव V0 हो तो P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर eV0 के बराबर होती है। और V0 पर यानी निरोधी विभव पर प्रकाश की जो तीव्रता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर P1 से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर है वो प्रकाश की तीव्रता के लगभग अनुक्रमानुपाती होती है और जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ये प्रकाश की तीव्रता का संबंध है। अब हम लोग पढ़ते हैं आवृत्ति का प्रभाव, प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। प्रकाश की आवृत्ति का तो अब देखा गया कि यदि हम P1 को ऋण विभव पर और P2 को धन विभव पर रखें यानी स्विच 1 वाले ऑन रख दें तो P1 से निकलने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन P2 पर आसानी से पहुंच जाते हैं और हमें प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब यदि हम ये देखें कि आवृत्ति को प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाते जाएं तो देखते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर
नहीं बदलती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के जो उत्सर्जन की दर है वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। परंतु यह देखा गया कि अगर हम P2 को P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर कर लें, यानी स्विच 2 लगा लें, तो इस तरह से ये आपका इस तरह से ऋण विभव पर हो जाएगा। अगर हम इसको 2 लगा लेते हैं तो यह ऋण विभव पर हो जाएगा, और ये जो P1 है ये यहाँ से जाकर ये धन विभव पर हो जाएगा। इसके द्वारा ये ऋण और ये धन। तो P2 को जब हम P1 के सापेक्ष ऋण विभव पर रखकर P2 को एक ऐसा विभव, P2 का विभव ऋण वाला धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि जब P1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन P2 पर आना बंद हो जाते हैं और प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है। परंतु यह देखा गया कि यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया जाए तो पुनः प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होने लगती है, अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस कारण P2 के फिर से प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए P2 के ऋण विभव को बढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। और यह देखा गया कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन प्लेट P1 से तब तक उत्सर्जित नहीं होते जब तक प्रकाश की तीव्रता एक न्यूनतम तीव्रता के बराबर न हो। तो एक न्यूनतम तीव्रता प्रकाश की होनी चाहिए, तभी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होते हैं। तो वह आवृत्ति यहाँ पर बोलेंगे। तो प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जब धात्विक पृष्ठ से प्रकाश का इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है उसे दहलीय आवृत्ति कहते हैं। तो इसमें दहलीय आवृत्ति की एक डेफिनेशन हम लोग समझ लेंगे। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जब धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है उसे दहलीय आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहा जाता है। उससे कम आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। तो इसमें देखा गया कि प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। तो यदि हम लोग फिर से धारा, प्रकाश विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाएं तो इधर पॉजिटिव वोल्टेज हो जाएगा और इधर की ओर नेगेटिव वोल्टेज रहेगा। तो ये देखा जाता है कि यदि आवृत्ति कम है तो निरोधी विभव भी कम होता है, V01 कह लें -V01 हो जाएगा। और जब आवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो P1 से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए P2 को अधिक ऋण विभव देना पड़ता है, अर्थात यहाँ पर हम लोग दूसरा संस्तब्ध विभव लगाते हैं V2। परंतु ये देखा गया कि धारा में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो V01 पर धारा शून्य रहती है, परंतु जैसे ही कम वैल्यू होती है यानी इसका मान धन की ओर बढ़ता है वैसे वैसे धारा बहने लगती है और इस तरह से लगभग कांस्टेंट हो जाती है। इसी तरह से अब यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर जैसे जैसे हम नेगेटिव विभव को धीरे धीरे कम करते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ भी धारा लगभग इस तरह से आती है और लगभग कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो है धारा और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच या निरोधी विभव के बीच का संबंध व्यक्त करता है ये ग्राफ। तो इस तरह से होता है। अब इसी में तो दहलीय आवृत्ति तो हमने बता दी, दहलीय आवृत्ति को न्यूनाट कहते हैं और वह न्यूनतम आवृत्ति है प्रकाश की जो धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर देती है और इसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी संस्तब्ध आवृत्ति भी कहते हैं। ये अब इसके उल्टा अगर हम दहलीय तरंग दैर्घ्य की परिभाषा यहीं से ले लें तो दहलीय तरंग दैर्घ्य उल्टा चलते हैं। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है दहलीय तरंग दैर्घ्य कहलाती है और दहलीय तरंग दैर्घ्य को हम लोग λ0 से लिखते हैं। तो ये दहलीय तरंग दैर्घ्य, तो ये न्यूनतम आवृत्ति बोलते हैं और ये अधिकतम तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। तो ये इस तरह का सिस्टम होता है। अब यह देखा गया कि यदि हम किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति और पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच
पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ खींचें तो हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये हो जाते हैं आपकी आवृत्ति न्यू, प्रकाश की आवृत्ति न्यू इधर हो जाएगी और इधर हो जाएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के, यानी eV0, ई के बराबर हो जाएगा eV0, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, और यह है प्रकाश की आवृत्ति। तो यदि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच संबंध देखें तो प्रारंभ में जब आवृत्ति यानी कोई प्रकाश आपतित नहीं होता है अब या आवृत्ति 0 रहती है तो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, परंतु ये देखा जाता है कि एक निश्चित आवृत्ति जिसको हम लोग देहरी आवृत्ति कहते थे, उस आवृत्ति पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, यानी हमें उन्हें रोकने के लिए निरोधी विभव की आवश्यकता होती है, यानी गतिज ऊर्जा उनकी प्राप्त होने लगती है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को। जैसे जैसे आवृत्ति हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एक समान रूप से इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाती है और इस प्रकार हमें ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है जो न्यू अक्ष के साथ न्यून कोण बनाता है, यानी इसका जो ढलान होता है वो पॉजिटिव रहता है। अब इस रेखा को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह ईके के ऋणात्मक दिशा में एक अंतःखंड काटती है इस तरह से, तो इस अंतःखंड को B0 कहा जाता है, B कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्यफलन बोला जाएगा। तो ये हमें संबंध मिलता है, यदि हम प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच संबंध खींचे तो इस तरह से हमें संबंध प्राप्त होता है। और यदि हम इस रेखा के ढलान को यानी अगर थीटा हो तो अगर हम इसको tan थीटा बराबर a ले लें तो अब हम जैसे x y के बीच हम लोग संबंध पढ़ते थे, x y का समीकरण होता था y बराबर mx प्लस c। तो इसमें क्या था कि रेखा जो हम लोग ये उस रेखा का समीकरण होता था जो y अक्ष पर पॉजिटिव अंतःखंड काटती थी, ये y अक्ष पर पॉजिटिव अंतःखंड c काटती थी और इस रेखा का जो ढलान होता था वो यम होता था, यानी जो x अक्ष के साथ कोण बनाती थी। तो अब यहाँ पर अगर हम इस रेखा का समीकरण लिखना चाहें तो लिखेंगे y अक्ष y ये लिखा जाता है y को e के बराबर लिखेंगे, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा e के बराबर अर्थात अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा ढलान इंटू x का मतलब हो गया न्यू, तो आ जाएगा ढलान a न्यू, और इसमें पॉजिटिव अंतःखंड कटता था तो प्लस c लिखते थे, इसमें नेगेटिव अंतःखंड कटा हुआ है तो माइनस b लिखेंगे। तो यह इस रेखा का समीकरण है। तो इस प्रकार हम लोग इस रेखा के समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो b पोर्शन है माइनस b, यह प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के नेगेटिव गतिज ऊर्जा को शो कर रहा है। यहाँ पर नेगेटिव गतिज ऊर्जा नेगेटिव होती नहीं है, तो इसका यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए कम से कम इतनी गतिज ऊर्जा व्यय हो जाएगी, तभी वह प्रकाश इलेक्ट्रॉन उस धात्विक पृष्ठ से बाहर निकलेगा, वरना निकलेगा नहीं, वो पृष्ठ में ही रहेगा। तो इस आधार पर हम लोग अब उसकी परिभाषा समझ लेते हैं, कार्यफलन की परिभाषा हम लोग समझते हैं। तो अब यहाँ पर ये कार्यफलन की डेफिनेशन, तो कार्यफलन ये कहा जाता है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, उस धातु का कार्यफलन होती है। तो धातु का कार्यफलन एक ऊर्जा है जो
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उस पृष्ठ से निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो ये धातु के कार्यफलन का वो है परिभाषा है। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धात्विक पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर दे उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। या यूँ कह लीजिए कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। और धातु का कार्यफलन हम लोग अलग अलग कुछ किताबों में फाई लिखते हैं, कुछ किताबों में डब्ल्यू लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग कार्यफलन को व्यक्त करेंगे फाई या डब्ल्यू से। अब ये देखा गया कि यदि हम अलग अलग धातुओं की कैथोड प्लेट को लेकर इस प्लेट को अलग अलग धातुओं का इस्तेमाल करें कैथोड प्लेट को बनाने के लिए, तो उनके लिए अगर हम आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति और ईके के बीच ग्राफ खींचें तो हमें इस तरह से ग्राफ मिलते हैं। ये न्यू प्रकाश की आवृत्ति हो जाती है और इधर ये अधिकतम गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों की प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की हो जाती है। और देखा गया कि कुछ धात्विक पृष्ठों से कम ही आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देता है और उसके बाद जैसे ही आवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं तो वैसे ही उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो ये धातु एक के लिए ये एक वो लाइन मिल जाती है धातु वन के लिए। अब इसको अगर हम यहाँ देखें तो ये न्यू नॉट वन कहलाएगी। पहले धातु के लिए डेल्टा आवृत्ति होगी, डॉट डॉट पर नीचे तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा ये माइनस, इसको हम बी नॉट कह सकते हैं। या इससे हम लोग फाई और डब्ल्यू से लिखने लगे तो यहाँ पर हम W1 कह सकते हैं या फाई 1 कह सकते हैं। इसी प्रकार देखा गया कुछ धातुओं पर जब अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तब इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तक उसके लिए ये न्यू नॉट 2 कह लें तो न्यू नॉट 2 पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाती है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। और यदि हम इसको उठाकर कर पीछे लाएं तो इस धातु के इसके लिए धातु का जो कार्यफलन होगा वो यहाँ पर -W2 लिखा जाता है। या अगर इसके हिसाब से लिख रहे हैं इस समीकरण के हिसाब से तो V2 कह सकते हैं, यहाँ पर -B2 हो जाएगा और यहाँ पर -B1 कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा। अब इनके लिए अगर समीकरण धातु 2 है तो धातु 1 के लिए अगर समीकरण निकालते हैं तो E(k)(1) बराबर हो जाएगा hν माइनस V1, V1 कह लें या W1 कह लें। और इसके लिए निकालते हैं तो E(k)(2) बराबर हो जाएगा hν ना कह के h अभी नहीं कहेंगे, अभी A और A कहेंगे। यहाँ पर दोनों में A ही लिखेंगे, hν माइनस और यह आ जाएगा hν माइनस W2। तो इस तरह से तो ये देखा गया कि विभिन्न धातुओं के विभिन्न धातुओं पर प्रकाश को आपतित किया जाता है तो जो ईके और न्यू के बीच जो ग्राफ मिलता है वो समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, परंतु उनके जो देहरी आवृत्ति होती है प्रत्येक धातु के लिए वह अलग अलग होती है। और यह जो कार्यफलन होता है प्रत्येक धातु का वह अलग अलग होता है। तो इस प्रकार का हस तथा लेनार्ड और मिल्कोन के ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जो प्रयोग किए उसके आधार पर इस तरह से प्रेक्षण ज्ञात किए। तो इनको जो है ढंग से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ये इसको कहते हैं धातु का कार्यफलन। ये इससे रिलेशन रखती है, यानी अगर W1 बराबर लिखा जाए तो हो जाएगा A(ν)1 और W2 बराबर लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा A(ν)2। तो ये कार्यफलन भी निकाल लेते हैं, यानी देहरी आवृत्ति का संबंध कार्यफलन से होता है। तो इससे ये निकाल लेते हैं।